Welcome friends, today we are discussing about CA Final FR exam test 1 old course. First of all, we are looking on question 1. Question 1 is from ESOP. ESOP basically क्या होता है कि आपको जो शेयर्स होते हैं वो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं फ्यूचर डेट पे मिलने के लिए। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस granted by company are available. Grant date 1st April 2018. Number of employees covered 400. Number of options granted per employee 60. Nominal value per share 100. Exercise price per share 125. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 400 और एक एम्प्लॉय को 7 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। और इनकी एक्सरसाइज प्राइस है 125 कि जब इनको शेयर मिलने होंगे 125 रुपये का एक शेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक जर्नल से इन्होंने बात यहाँ पे लिख रखी है। और उसके बाद अब आते हैं बीच में शेयर्स ऑफर्ड वर पुट इन 3 ग्रुप्स। जो शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर्स हैं उनको हमने 3 ग्रुप्स में बांट दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। जो ग्रुप 1 होंगे वो 20% शेयर्स होंगे ऑफर्स विद वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। जो इन 60 में से 20% शेयर्स होंगे वो 1 साल के अंदर अंदर आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो ग्रुप 2 वॉज फॉर 40% ऑफ शेयर्स ऑफर्ड विद वेस्टिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। इन 60 में से जो 40% शेयर्स होंगे वो 2 साल में वेस्ट हो जाएंगे। और ग्रुप 3 जो है was for 40% of shares offered with vesting period of 3 years. इन 60 में से 40% शेयर्स हैं वो 3 साल में जाके वेस्ट होंगे। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन द ग्रांट डेट वॉज 10 रुपीज फॉर ग्रुप 1, 12.5 फॉर ग्रुप 2, 14 फॉर ग्रुप 3, ठीक है। जो इनकी फेयर वैल्यूज हैं वो इनकी ग्रांट डेट पे 10 रुपये, 12.5 रुपये और 14 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो इनको हम ड्यूरिंग द क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे वो हम आके देखते हैं, ठीक है। तो आगे एक जर्नल सी इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं इनमें। पोजीशन ऑन 31 मार्च 2019, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट 40, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव इन 2019 एंड 2036, एस्टिमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू लीव इन 2020 एंड 21 इज 34। सबसे पहले तो हमें 2019 में वो वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट दी है जिन्होंने काम छोड़ दिया, और आगे हम 2019 में खड़े होकर सोच रहे हैं कि 19-20 में 36 जने जाएंगे और 20-21 में 34 जने और चले जाएंगे। यानी इन तीनों को हमने कंसीडर करना है फॉर अवर एक्सपेंस बुकिंग, ठीक है। एक्चुअल नंबर जो होते हैं, एक्चुअल नंबर हमने सिर्फ लास्ट में कंसीडर करना होता है, वो हम आगे देखेंगे कि हम उनको कैसे कंसीडर करते हैं। उसी तरह जैसे हम 2020 में चले गए तो हमें 2020 में खड़े होकर सोचना है कि इस साल हमारे एक्चुअल 35 चले गए बंदे और एस्टिमेटेड नंबर 2021 में 30 और बंदे जाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को ही कंसीडर करना है फॉर आवर एक्सपेंस बुकिंग। और ये एक्चुअल है, एक्चुअल को हम आगे कंसीडर करेंगे। और 2021 में फिर एक्चुअल पोजीशन आ जाती है, क्योंकि 2021 हमारे 3 साल के लिए वेस्टिंग पीरियड होता है। 2021 हमारा एक्चुअल पीरियड होता है जहां पे हमें पता चलता है कि हमारे कितने एम्प्लॉइज लेफ्ट कर चुके हैं और क्या पोजीशन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट 28, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द लास्ट वेस्टिंग पीरियड 297, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ग्रुप 3 इज 295, ओके। Options not exercised immediately on vesting were forfeited. Compute the expense to recognize in each year. Show important accounts and books of company by both of the methods. ठीक है, तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं इसके आंसर के ऊपर। सबसे पहले मैंने वही बताया था कि जैसे जो शेयर्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, तो हमने उसी तरह ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। जैसे आप देख रहे हो कि 2018-19 में हमारे पास तीनों तरह के तीनों ग्रुप्स के शेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 2019-20 में पहले वाला चला गया
और 2 बचे हुए हैं, सेकंड और थर्ड। 2020-21 में सिर्फ थर्ड वाला ही पेंडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप 1 को लेके अगर हम चलें तो 360 शेयर्स हमारे पास बचे हुए हैं। 360 कैसे कि 400 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे और 40 एम्प्लॉयज लेफ्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए 360 एम्प्लॉयज हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, और आगे हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड बेसिस पे लगाना है कि आगे हमारे पास कितने एम्प्लॉयज बच जाएंगे। तो 36 हमने 19-20 के लिए कम कर दिए और 34 हमने 20-21 के लिए कम कर दिए। ये तीनों अगले सालों के लिए होना है, लेकिन हम सोच आज रहे हैं। तो 360 में से 36 गए 324 में से 34 गए 290। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स वेस्टेड टू ईच एम्प्लॉय। ठीक है, जो हमारे पास 60 शेयर थे जिसमें से 20% जो थे वो ग्रुप 1 के लिए थे, 60 का 20% 12। ठीक है, 40% थे वो ग्रुप 2 के लिए थे, 60 का 40% 24, और 40% थे वो ग्रुप 3 के लिए थे, 60 का 40% 24। ठीक है, ये इसी तरह ग्रुप 2 के अगले सालों में 24 फिर 24 इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, अब 360 एम्प्लॉयज हैं पहले ग्रुप में पहले साल में और उनको 12 शेयर्स दिए गए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320 शेयर जो है हमारे वेस्ट होने के लिए पेंडिंग है। ठीक है, और उसी तरह से नीचे ग्रुप 2 के लिए सिमिलरली और ग्रुप 3 के लिए और अगले सालों के लिए ऐसे चलेगा। उसके बाद इनकी फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू हम क्वेश्चन में जैसे देखते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट वाज 10 फॉर ग्रुप 1, 12.5 फॉर ग्रुप 2, 14 फॉर ग्रुप 3। ठीक है, उसी तरह से हमने इनको सिमिलरली लिख लिया और उससे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि इतनी वैल्यू का हमने एक्सपेंस बुक करना है। 43,200 का, 97,200 का, 97,440 का पहले साल में, दूसरे साल में 97,500 का, 99,120 का, 99,792 का। ओके, तो इस तरह से हमने ये एक वर्किंग नोट की तरह हमने अपना बेस तैयार कर लिया कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एक्सपेंस को बुक करने के लिए। तो 2018-19 में हम कितना एक्सपेंस बुक करेंगे। ग्रुप 1 का 43,200, ये तो इसी में से हमने ले लिया क्योंकि ये एक ही साल में वेस्ट होने वाले हैं, तो टोटल खर्चा पहले साल ही हम बुक कर लेंगे ग्रुप 1 का। जो ग्रुप 2 का है वो 97,200 निकाला था, ये 2 सालों का खर्चा है। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल में वेस्ट होने वाले हैं, तो पहले साल का हम पहले साल में एक्सपेंस बुक करेंगे, दूसरे साल का दूसरे साल में बुक करेंगे। तो हमने इसको बांट दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 48,600 हमारा पहले साल का एक्सपेंस आ गया। उसी तरह जो 18-19 पहला साल है हमारा 97,440, ये 3 सालों का एक्सपेंस है क्योंकि ग्रुप 3 वाले जो शेयर्स हैं वो 3 साल में वेस्ट होंगे। तो हमने इसको 3 से डिवाइड करके पहले साल का एक्सपेंस अपना निकाल लिया। तो पहले साल में हम अगर तीनों ग्रुप को ऐड करेंगे 1,24,280 हमारा जो एक्सपेंस निकल के आता है वो हम बुक कर लेंगे। उसी तरह एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन 2019-20। ठीक है, अब 19-20 में ये जो हमने फिगर्स निकाली थी कि भी एक साल में इतना करेंगे, 2 साल में दूसरा करेंगे। ठीक है, तो ये पहले साल की एस्टिमेशन थी। अब हम दूसरे साल की एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे, जो हम 31/3/2020 में खड़े होकर सोच रहे हैं कि हमारे 35 तो चले गए ऑलरेडी एक्चुअल, और जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू लीव इन 2020 एंड 21 30 कि इतना हमारा एस्टिमेशन है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ये एक्सपेंस बुक किया था 97,500, 99,120। तो पहले साल वाला जो एक्सपेंस है 43,200, ठीक है, वो तो हम एज इट इज ले लेंगे। दूसरे साल वाला है क्योंकि दूसरे साल में वेस्ट होने वाली है, तो टोटल एक्सपेंस 97,500 ले लेंगे। और जो तीसरे साल का है वो है 99,120, 99,120। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 2 साल का एक्सपेंस लेना है यहाँ पे। तो ये आ गया 66,080 रुपीज। तो टोटल जो हमारा 2 सालों का एक्सपेंस है 2,06,780।
जिसमें से हम ऑलरेडी 1,24,280 का एक्सपेंस पहले साल में बुक कर चुके हैं। तो हम दूसरे साल में कितना एक्सपेंस बुक करेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा 82,500। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे साल में, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 2020 एंड 21। तो हमारा जो टोटल खर्चा था वो क्या था, 43,200 पहले साल का, पहले ग्रुप का। ग्रुप 2 का है 97,500 जो हमने यहाँ पे बुक किया था टोटल में। और जो तीसरे साल का है वो आ गया हमारा ये 99,792। ये हमने कैसे बुक किया कि हम 31 मार्च 2021 में खड़े होकर सोच रहे हैं कि हमारे कितने एम्प्लॉइज चलेंगे, 28 चलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये बुक किया है 99,792। ठीक है, तो अब हम तीनों सालों को ऐड करेंगे और उनमें से 2 साल का जो खर्चा हमने ऑलरेडी पहले वाले सालों में बुक कर लिया है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा जो तीसरे साल का खर्चा है 33,712, वो हमारा तीसरे साल का एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिल रही थी कि हमारे ये तो एक्चुअल एम्प्लॉइज चले गए, जो हमने एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने जो सोचे कि इतने चले जाएंगे, और उसके बाद जो लोग अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी जो 31/3/2019 में था वो 350 एम्प्लॉइज अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे थे। 31/3/20 में था वो 319 जने अपनी एक्सरसाइज ऑप्शन कर रहे थे, और 31/3/21 में है 295 अपनी एक्सरसाइज ऑप्शंस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो हमारे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे 360, 325 और 297। ठीक है, इसको हमने, वो एम्प्लॉइज हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई करते हैं कि हमने इनको शेयर्स देने हैं, लेकिन इनमें से कितने ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इसको वेस्टिंग ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, वो है 350, 319, 295। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बच गए, तो फर्स्ट ग्रुप के 10 एम्प्लॉइज बच गए, सेकंड ग्रुप के 6 बच गए और थर्ड ग्रुप के 2 बच गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉइज वो वैसे ही 60 का 20%, 60 का 40%, 60 का 40%। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी, 120 बच गई, 144 बच गई, 48 बच गई। ठीक है, तो ये भी हमें आगे आके वर्किंग में हमारे काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक तरह से 3 वर्किंग नोट बना लिए हैं जो हमें आगे काम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको भी सबसे पहले एग्जाम में ये तीनों वर्किंग नोट बना लेने हैं, उसके बाद आगे आपको एंट्रीज डालनी है। ठीक है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन का अकाउंट है, सिंपल अकाउंट होता है कि जो जो हमने एक्सपेंस जितना जितना जिस साल में बुक किया है वो हमने यहाँ पे बुक करना है। जैसे 1,24,280 पहले साल का निकाला था, 82,500 दूसरे साल का था, 33,712 थर्ड ईयर का था। तो ये हमने वैसे ही बुक करना है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और इसको P&L से राइट ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन अकाउंट, इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, तो पहले साल हमने 1,24,280 रुपीज का खर्चा बुक किया था, तो इसको हमने मतलब अपने आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ले आए। उसके बाद जब हम पहले साल अपने शेयर्स जो है अलॉट करेंगे, तो उनसे अपने शेयर होल्डर से 125 रुपए पर शेयर हम लेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये हमने एंट्री डाली है। तो हमारे 4200 जो है पहले शेयर्स हैं, वो हम उनसे हम 125 रुपए लेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि 4200 की जो अमाउंट है ये कहां से आई है। जो हमारा 4200 है वो कहां से आया, जो हमारे शेयर्स थे जो वेस्ट होने वाले थे वो थे 4320। ठीक है, और कितने शेयर होल्डर्स ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, कितने शेयर्स ने एक्सरसाइज नहीं की ऑप्शन, वो थे 120। 4320 माइनस 120, तो ये आ जाएगा आपका 4200। इसको जितने पैसे हमने शेयर होल्डर से लेने हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे 125, तो आ गया 5,25,000। ठीक है, 2018-19 में हमारे पास ये हमारी लायबिलिटी थी और इतना हमारे पास बैंक में पैसा आया था। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड किया, उसमें से
जो बंदे निकल गए यानी 120 जो थे इंटू 10, 1200 शेयर 1200 रुपए के जो हमारे थे वो हमने जर्नलिज्म में भेज दिए क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही नहीं एक्सरसाइज किया। ठीक है, 100 रुपए का हमारा जो था नॉमिनल वैल्यू था, इतने की हमने अपनी कैपिटल खड़ी कर दी। ठीक है, और 35 रुपीज इनका डिफरेंस बचता है। डिफरेंस कैसे बचता है, 125 तो हमने वैसे लेने थे और 100 रुपीज का हमने शेयर था, उतने की शेयर कैपिटल खड़ी कर दी। 125 प्लस 10 जो उसकी फेयर वैल्यू है उसको ऐड करके 100 माइनस कर दिया, तो 35 जो हमारा शेयर प्रीमियम बच गया। और 81,080 ये हमने अगले साल में लेके जाना है, क्योंकि अगले साल में दो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो होगी वर्किंग होगी, उसमें से इनका शेयर भी है। 81,080 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का शेयर भी है। तो अगले साल में हमने बैलेंस प्रो डाउन कर लिया 81,080, और दूसरे साल का जो हमने कॉम्पनसेशन निकाला था ऊपर यहाँ पे 82,500, ये हमने यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद बैंक में कितना पैसा आया, 7656 इंटू 125, 9,57,000। अब आप सोचेंगे ये 7656 कहाँ से आया, ये हम 7656 देखते हैं कहाँ से आया। सेवन सिक्स फाइव सिक्स हमारे पास सेकेंड ईयर में 319 एम्प्लॉयज़ बच गए थे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ग्रुप 2, 319 बंदे 319 लोग जो हैं एक्सरसाइज ऑप्शन करेंगे। और ये किसके हैं, ग्रुप 2 के। 319 इंटू 24 शेयर्स, क्योंकि ग्रुप 2 के 24 शेयर्स हमने एक शेयर होल्डर को अलॉट किए हैं, तो उस हिसाब से ये 7656 हमारे जो हैं शेयर्स हैं, जो 125 रुपये के हिसाब से हमें 9,57,000 रुपये देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, जर्नल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, 144 जो हमने ऑप्शन फॉरफिट किए थे, 144 12.5 जो हमारी फेयर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने रुपए 1800 रुपये हमारे जर्नल रिजर्व में चले जाएंगे। ठीक है, और शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ की शेयर कैपिटल है, 7656 के हिसाब से 7,65,600 जो है हमारे कैपिटल में चले जाएंगे। और 125 प्लस 12.5 माइनस 100, 37.50 जो है हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे, और इनका डिफरेंस जो है बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, और ये बैलेंस ग्रुप 3 वालों के लिए है। ठीक है, तो हमने 2021 में बैलेंस प्रो डाउन किया, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर किया था वो हमने यहाँ पे ले लिया, और 7,080 शेयर से हमने 125 रुपये लिए हैं। 7,080 कैसे आया, हमारे पास लास्ट में जो थी 295 जनों ने हमारा जो है शेयर एक्सरसाइज किया था। 295 इंटू 24, 7080 हमारे पास ऐसे अमाउंट आई है। 295 इंटू 24 हमारी शेयर्स हैं, 295 जो हमारे पास शेयर होल्डर्स जो एम्प्लॉयज़ बच गए हैं। ठीक है, तो जर्नलिज्म में जो हमने फॉरफिट किए थे हमने जो शेयर्स 48 और 14 रुपये हमारा जो है फेयर वैल्यू प्राइस है। ठीक है, तो उस हिसाब से 672 रुपये आ गया। और शेयर कैपिटल में हम 100 रुपये भेजेंगे 7,080 शेयर्स के, और सिक्योरिटी प्रीमियम्स में जो है 125 प्लस फेयर वैल्यू माइनस शेयर कैपिटल 100 रुपीज़, तो 39 रुपीज़ वैसे आ गया, 2,76,120। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम्स को निकाल के दिखाया, मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब यहाँ से भी देख सकते हो कि 125 रुपये जो था हमारा एक्साइज प्राइस था, फेयर वैल्यू को इन्होंने ऐड किया है 10 रुपये, 12 रुपये 50 पैसे, 14 रुपये इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। और हमारी जो कंसिडरेशन रिसीव हुई थी, टोटल कंसिडरेशन 135 रुपये, 137 रुपये 50 पैसे, 139 रुपये। ठीक है, और हमारी नॉमिनल वैल्यू जितने की हमने शेयर कैपिटल खड़ी करी है 100, तो ये 37 रुपये 50 पैसे, 39 रुपये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 किया है। आप इसमें देख सकते हो कि हमने इसमें सब कुछ कवर किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ।
Coming to the next question, that is question second. ABC Limited grants 1000 employees stock option on 1st April 2018 at rupees 40 when the market price is rupees 160. The vesting period is 2.5 years and the maximum exercise price is 1 year. 300 unvested options lapse on 1/5/2020. 600 options are exercised on 30th June 2021. 100 vested options lapse at the end of the exercise period. Pass the journal entries giving suitable narrations. तो इस क्वेश्चन ये पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल ही सिंपल वर्जन है. तो अगर हम इसको देखा जाए तो 1000 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको स्टॉक ऑप्शंस 40 रुपये में मिल रहे हैं, जिनकी मार्केट प्राइस 160 है. यानी 160 की जो चीज़ है आपको कंपनी 40 रुपये में दे रही है. तो कंपनी का जो कॉस्ट है 160 माइनस 40 120 पड़ेगा. तो उस 120 को हमने जितने साल 2.5 साल में हमने डिवाइड करना है. द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 year एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year. एक्सरसाइज पीरियड वेस्टिंग पीरियड सिंपल टर्म्स हैं. 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स ऑन 1st May 2020. यानी 2 साल कंप्लीट होने के बाद 1 मई 2020 को जो थी 300 अनवेस्टेड ऑप्शन थी वो हमने क्या कर दी, लैप्स हो गई हैं. और 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th June 2021. 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लेगी और बची कितनी, 600 ये 300 ये 100 है वो लैप्स हो जाएंगी. 100 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड. पास द जर्नल एंट्रीज. तो हम इसके आंसर में आते हैं. सबसे पहले तो हमने अपना जो एक्सपेंस होता है वो बुक कर लेना है और उधर लाइबिलिटी खड़ी कर देनी है. एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 48,000. ये 48,000 कैसे आया कि 1000 हमारे पास ऑप्शंस थी, 120 का जो एक्सपेंस था 160 माइनस 40, उसको हमने 2.5 साल से डिवाइड किया तो 48,000 आ जाएगा. तो ये 1 साल का था तो 1 साल का हमारा जो खर्चा है 48,000 आ जाएगा. उसको 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद जो हमारा एक्सपेंस था वो हमने लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर हमने उसको P&L से राइट ऑफ कर दिया. फिर हम 31 मार्च 2020 की अगर बात करें, उसी तरह से 1000 ऑप्शंस थी, 120 का रेट था, 2.5 साल से डिवाइड किया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 96,000 आ जाएगा. लेकिन 96,000 2 साल का खर्चा है, हमने सिर्फ 1 साल का खर्चा 31/3/20 तक का खर्चा लेना है. तो 96 माइनस 48,000 आ गया आपका 48,000. उसी तरह से इसको भी P&L से आपने माइनस कर देना. उसके बाद इन्होंने कहा था कि आपकी जो 300 ऑप्शंस हैं वो आपकी लैप्स हो गई हैं. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 12,000 टू जर्नल रिजर्व अकाउंट. इसका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट देख लेते हैं. On 31st March 2021, ABC Limited will examine its actual forfeitures and make necessary adjustments, if any, to reflect expense for the number of options that have actually vested. 700 employee stock option has completed the 2.5 year vesting period and expense to be recognized during the year is negative. वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है. नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली वेस्टेड 700 into 120 84,000 और लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, जो हमने ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया है वो 96,000 है. तो ये आपका जो है एक्सेस में आ रहा है, एक्सेस एक्सपेंस ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व. जो 12,000 है वो हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. तो उसकी हमने उल्टी एंट्री कर दी है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो हमने 96,000 का जो खर्चा बुक किया था, जो हमने अपनी लाइबिलिटी बेसिकली खड़ी करी थी, उसमें से इन्होंने 12,000 की लाइबिलिटी माइनस कर दी है. उसको हमने जर्नल रिजर्व में भेज दिया ऑलरेडी. उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो 30/6/2021 को हमारी 600 जो ऑप्शंस हैं वो वेस्ट हो गई हैं. तो 600 जो ऑप्शन थे उससे 40 रुपए आ गए हैं. 24,000 कंपनी के पास आया है. जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की हमने लाइबिलिटी खड़ी करी थी, तो अब हम उस लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे. तो जो हमने खर्चा बुक किया था सालों भर 2.5 साल तक, उसको हम रिवर्स कर देंगे. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 600 into 120 72,000. 10 रुपये का शेयर था, 600 ऑप्शंस थी आपकी, तो 6,000 की आपकी कैपिटल खड़ी हो गई है. और
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना इनका डिफरेंस है 120 प्लस 40 माइनस 10, 150 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। और जो 100 ऑप्शंस बच गई थी उनको हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया 12,000। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड whose shares are quoted on NSE is as under: equity shares of 100 each fully paid rupees 505 lakh, 9% convertible preference shares of 10 each rupees 1,50,000, 12% secured debentures of 10 each 5 lakh, reserves rupees 101 lakh, statutory fund 50 lakh 50,000। अब इंफॉर्मेशन देते हैं। द स्टैट्यूटरी फंड इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। द ऑर्डिनरी शेयर्स आर कोटेड एट प्रीमियम ऑफ 500%। 500% के आपके प्रीमियम के ऊपर है, यानी इससे ऊपर जो हमारी एक्चुअल प्राइस है उसका 500% ज़्यादा। प्रेफरेंस शेयर इज एट ₹30 पर शेयर एंड डिवेंचर्स एट पार वैल्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the market value added of the company and also gives your assessment on the market value added as calculated by you। आपको मार्केट वैल्यू एडेड निकालना है। मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब सिंपल होता है कि मार्केट में आपके शेयर्स की, आपके डिबेंचर्स की क्या वैल्यू है माइनस आपकी जो बुक वैल्यू है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। ये थोड़ा सा इन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है कि मार्केट वैल्यू होता क्या है। मार्केट वैल्यू एडेड इज अ डिफरेंस between the current market value of the firm and capital contributed by the investors, both debenture holders and shareholders. In other words, it is sum of capital claims held against the company plus market value of debt and equity. If MVA is positive, firm has added value. अगर ये पॉजिटिव आती है तो वो वैल्यू एडेड है आपकी। तो सिंपली हमने क्या करना है, इक्विटी शेयर जो हैं, जो मार्केट वैल्यू उनकी वो लेनी है 505 लाख इंटू 600%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 505 लाख प्लस 505 लाख इंटू 500%। तो इन्होंने एक इजी वे में 600% कर दिया उसका, ये भी सही है। अगर आप 500% ऐड करके लिखोगे तो भी सही होगा, एक ही बात है। तो ये आ गया 3030। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू 30 रुपये का शेयर है। 15 लाख हमारे जो थे शेयर्स थे, 4,50,000। उसके बाद डिवेंचर्स आते हैं, पार वैल्यू पे थे 50 लैक्स। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई आपकी 3530, यानी 3530 रुपये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने बुक वैल्यू इसमें से लेस कर देनी है। बुक वैल्यू नॉर्मली दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल 505, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150, रिजर्व्स 101, डिवेंचर्स 50, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स 50.50, तो ये 856.50। तो ये आपकी मार्केट वैल्यू पॉजिटिव आ गई है 2673.50। द सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू एडिशन implies that management of W Limited has created wealth for its shareholders and market investors are willing to pay a price greater than the historical net worth of the company. Now we are moving towards question 4. Question 4, the following information is supplied to you about Havells Limited. Capital structure, capital and reserves. Equity share capital of 100 each, of which 75 has been called up, 5 लाख। ये रुपीज नहीं है, ये शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 5 लाख शेयर्स जिनके 75 रुपये मंगवाए गए हैं। 100 रुपये का शेयर था, 75 अभी कॉल्ड अप किए हुए हैं, यानी 25 अभी मंगवाए ही नहीं है। उसके बाद है इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉल्स आर इन एरियर एट ₹25 पर शेयर, ₹1 लाख। ये रुपीज है, ये शेयर्स थे, ये रुपीज है। ₹1 लाख कह रहे कि अभी उन्होंने पे नहीं किए। थोड़े से शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने अभी जो 75 रुपये मंगाया उसमें से भी 25 रुपये उन्होंने पे नहीं किए, जिनकी वैल्यू 1 लाख है। इसको हम अगर डिवाइड करके देखें, 1 लाख को 25 से डिवाइड करें तो 4000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, 4000 शेयर्स ऐसे हैं बेसिकली जिन्होंने 25 रुपये अभी पे नहीं किए। तो ये ₹1 लाख आ गया। ठीक है। जनरल रिजर्व है आपका 10 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है -25 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस आपका इस साल का है -1,80,000। इंडस्ट्री एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी 12.5%, 8% डिवेंचर्स ऑफ 10 each, 8 lakh. Havells Limited is proposing to hire the services of Mr. X
टू टर्न द कंपनी अराउंड। कंपनी है जो लॉस में चल रही है ऑलरेडी, इंफॉर्मेशन से पता चलता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि हम मिस्टर एक्स को हायर करेंगे कि ताकि कंपनी प्रॉफिट में चली जाए। तो बेसिकली क्वेश्चन का यही टारगेट है कि अगर हम मिस्टर एक्स को अगर हायर करते हैं तो उनको जो पे करेंगे उनकी वजह से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उनकी वजह से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम मिस्टर एक्स को हायर करेंगे। मिनिमम टेक होम सैलरी पर मंथ डिमांडेड बाय मिस्टर एक्स इज ₹4 लाख। 4 लाख पर मंथ है, और वो ये सैलरी है जो सब कुछ कटने के बाद वो घर लेके जा रहे हैं 4 लाख। एवरेज इनकम टैक्स रेट ऑन दी सैलरी अब ₹3 लाख पर एनम इज 25%। तो उन्होंने कहा कि जो 25% है आपकी टैक्स का रेट है, जो आपका टैक्स कटेगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर पर मंथ इज ₹50,000 पर मंथ है ये 50,000। प्रॉफिट ओवर एंड अबव टारगेट एक्सपेक्टेड बाय हायरिंग मिस्टर एक्स इज 10%। तो 10% आपका वैसे 12.5% है एवरेज इंडस्ट्री का प्रॉफिट, लेकिन उससे ज़्यादा आपका है 10% आपको चाहिए जो एक्सपेक्टेड है आपको मिस्टर एक्स को हायर करने की वजह से। तो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहाँ पे ये रुपीज़ नहीं दिए, शेयर्स दिए हैं, यहाँ पे रुपीज़ दिए हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इसको ही रुपीज़ में मान लेते हैं, इसको अमाउंट मान लेते हैं और इसमें से सीधा माइनस कर देते हैं, या फिर इसको भी शेयर्स मान लेते हैं। सेकेंडली, और ये 4 लाख जो सैलरी है ये पर मंथ है, तो इसको आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये भी पर मंथ है, इसको भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखने की होती हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द प्रपोजल एंड सी वेदर इट इज वर्थवाइल टू एम्प्लॉय मिस्टर एक्स एंड ऑल्सो सजेस्ट द मैक्सिमम एलिमेंट्स दैट कुड बी पेड टू हिम। नोट, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस आर टैक्स एग्जम्प्ट। पीएफ से हमें टैक्स की एग्जम्पशन मिलती है। टेक होम सैलरी इज दैट रिमेनिंग आफ्टर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एट ₹50,000 पर मंथ एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरी। तो ये कटने के, ये सीधी सी बात है कि जो आपको सैलरी मिल रही है वो सब कुछ काटने के बाद है। तो देखते हैं इसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो हम सैलरी निकाल लेंगे कि मिस्टर एक्स की सैलरी कैसे निकलेगी। 4 लाख वो घर पे लेके जा रहे हैं, इंटू 12 48 लैक्स जो है वो घर पे लेके जा रहे हैं। तो 48 लैक्स जो है आफ्टर टैक्स है, ये जो अमाउंट है आफ्टर टैक्स है आपकी। तो 25% टैक्स है, तो ये वैल्यू आपकी 75% आपको शो करती है वैल्यू। तो आप कितने, आपकी सैलरी कितनी है 64 लैक्स बिफोर पीएफ। 64 लाख आपकी सैलरी है। इसमें इन्होंने स्टार मार्क लगा रखा है। स्टार मार्क देखते हैं कि क्या डिफाइन किया हुआ है स्टार मार्क में। तो इन्होंने ये चीज डिफाइन करी है कि दस द कंपनी इज एडवाइज नोट इट इज अज्यूम दैट एवरेज इनकम टैक्स रेट इज 25% गिवन इन द क्वेश्चन इज आफ्टर कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ 3 लाख पर एनम। तो उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख ऑलरेडी ले रखा है, इसके बाद 3 लाख ऑलरेडी जो एग्जम्पशन लिमिट होती है वो हमने अज्यूम की है कि ऑलरेडी ले ली थी मिस्टर एक्स ने। तो आप उल्टी अजम्पशन भी ले सकते हो, 3 लाख को ऐड भी कर सकते हो। तो मुझे यही रिकमेंड करना चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट करो। तो वो ऐसे मानता है कि 3 लाख आपने ऑलरेडी ले रखी है एग्जम्पशन। 64 लाख है, इसमें आप पीएफ ऐड कर दो एम्प्लॉई का। 1 महीने का 50,000 है तो 12 महीनों का 6 लाख आ गया। उसके बाद पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का आप ऐड कर दो, 6 लाख आ गया, सेम ही होता है दोनों। तो 76 लाख जो है हमें सीटीसी पड़ रहा है, यानी कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है मिस्टर एक्स को हायर करने की। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा उनके आने की वजह से। इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप जो है 5 लाख है, और 75 ईच के हिसाब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,75 लाख आपकी जो है कैपिटल आ जाएगी। और कॉल्स इन एरिया रुपीज में थी 1 लाख, अभी आए नहीं है शेयर होल्डर्स से, तो 3,74,000 आपकी जो है कैपिटल जो आपने लगा रखी है बिजनेस में। जर्नल रिजर्व लगा रखा है 10 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का 25 लाख था, इस साल का 1,80,000 है, इसको माइनस कर देंगे। डिवेंचर्स आपने लगा रखे हैं 8 लाख के, तो आपका कैपिटल बेस इन सबको एडलेस करने के बाद 4,37,20,000 आ गया। तो मार्केट का जो प्रॉफिट है वो है
12.5%, तो वो आ गया इसको मल्टीप्लाई करने से 54,65,000। तो हमने जो एक्सपेक्टेड सैलरी हमने सोची है कि हमारी 10% एक्स्ट्रा आएगी उससे 54,65,000 से 10% हमने एक्स्ट्रा लेनी है, तो 54,65,000 प्लस 10%, तो हमने 60,11,500 का जो प्रॉफिट है वो हमने एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए हम उसको दे रहे हैं 76 लाख, लेकिन उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 60,11,500, तो उसको हायर करने से हमें नुकसान है। तो मैक्सिमम emolument that can be paid is 60,11,500. Thus the company is advised not to hire him as the CTC 76 lakh is more than 60,11,500. तो हमें उसको हायर नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें अपना जो है जजमेंट देना है वहां पे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 जो है ये आपका फेमस कॉर्पोरेशन हैज बीन प्रिपेयरिंग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन है फॉर द पास्ट 5 years द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज सजेस्टेड इंट्रोड्यूसिंग अ वैल्यू एडेड इंसेंटिव स्कीम टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस। टू इंट्रोड्यूस द स्कीम इट इज प्रपोज्ड दैट द बेस्ट इंडेक्स परफॉर्मेंस फेवरेबल टू एम्प्लॉयर दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट टू एडेड वैल्यू फॉर द लास्ट 5 years। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना पड़ रहा है वैल्यू एडेड के हिसाब से, यानी एम्प्लॉय कॉस्ट अपॉन वैल्यू एडेड फॉर लास्ट 5 year, उसका आप एक क्या करोगे टारगेट इंडेक्स बनाओगे। विल बी यूज्ड एज टारगेट इंडेक्स फॉर द फ्यूचर कैलकुलेशंस ऑफ द बोनस टू बी पेड। आफ्टर द टारगेट इंडेक्स इज डिटर्मिन्ड एनी एक्चुअल इंप्रूवमेंट इन द इंडेक्स विल बी रिवॉर्डेड। जो टारगेट इंडेक्स से अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट होती है तो वो आपको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। रिवॉर्ड किस तरह से किया जाएगा? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई विल बी शेयरिंग एनी सच इंप्रूवमेंट इन द रेशियो 1:2। द बोनस इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज डिटर्मिन्ड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द 5 years। तो ये 5 सालों की आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेल्स दे रखी है, ब्रॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज दे रखी है, वैल्यू एडेड आपकी आ गई 3040, 3600, 4200, 4800, 5600, और ये इनडायरेक्ट मेथड से इन्होंने कर रखा है, ये भी वैल्यू एडेड इन्होंने निकाल के दे रखी है। उसके बाद समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये इस साल का इन्होंने P&L दे रखा है, इससे आपको इस साल की जो है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनानी है। सेल्स लेस रिटर्न्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मिसलेनियस इनकम एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस, cost of material, wages and salaries, other manufacturing expenses, administrative expenses, administrative salaries, administrative expenses, selling and distribution expenses, selling and distribution salaries, selling expenses, financial expenses, debenture interest, depreciation, total expenditure, profit before taxation, provision for taxation, profit after taxation. From the above information, prepare value added statement for the year 2020 and 21 and determine the amount of bonus payable to employees if any। तो आपको बोनस पेबल की अमाउंट निकालनी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये नंबर कितने नंबर का क्वेश्चन है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पूरे बटा पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। कैलकुलेशन ऑफ टारगेट इंडेक्स, आपको पहले टारगेट इंडेक्स निकालना है। वैल्यू एडेड आपको ऑलरेडी इन्होंने दे ही रखा है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट दे रखी है जो आपकी शुरू की रिक्वायरमेंट है। वैल्यू एडेड अपॉन एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट अपॉन वैल्यू एडेड, तो ये अपने परसेंटेजेस निकाल ली। अब एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम से कम। तो हमारा टारगेट सबसे कम वाला हम लेंगे, 40% हम लेंगे हमारा जो टारगेट इंडेक्स परसेंटेज इज टेकन एट लीस्ट ऑफ द अबव फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स व्यू ऑफ पॉइंट। हमने एम्प्लॉयर के व्यू ऑफ पॉइंट से देखना है, तो 40%। एम्प्लॉय कॉस्ट कम से कम होगी तभी एम्प्लॉयर को फायदा होगा। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2020 एंड 21, तो इसका हमने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट निकाल लेना है। सेल्स माइनस मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 6200 आ गया, उसमें इनकम ऐड कर दो 7200, हमारी जो वैल्यू एडेड आ गई है। और हमारा एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना है? वेजेस एंड सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरीज 2520 है, वो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट है 2021 का। और कैलकुलेशन ऑफ टारगेट एम्प्लॉय कॉस्ट, तो हमारा वैल्यू एडेड 7200 था,
40% से मल्टीप्लाई करेंगे 2880 है, वो हमारा टारगेट एम्प्लॉय कॉस्ट है। लेकिन हमारा एक्चुअल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है 2520, तो 2880 हमने टारगेट सोचा हुआ था, 2520 हमारा कॉस्ट है, तो 360 की हमें सेविंग हुई है। तो इसे हमने रेशो में बांटना है कि कितना एम्प्लॉयर को मिलेगा, कितना एम्प्लॉय का मिलेगा। 2/3 जो हिस्सा है वो एम्प्लॉय का है, 2/3 ऑफ सेविंग्स और बोनस पेबल। 360 का 2/3 240,000 जो है एम्प्लॉय को मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। Davison Limited is a non-banking financial company. It accepts public deposits and also deals in hire purchase business. It provides you with the following information regarding major hire purchase deals. As on 31st March 2019, few machines were sold on hire purchase basis. The hire purchase price was set as rupees 100 lakh against the cash price of rupees 80 lakh. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कैश प्राइस है वो 80 लाख है, लेकिन अगर आप इसको हायर परचेज के अकॉर्डिंग परचेज करोगे तो 100 लाख है आपका प्राइस। द अमाउंट वाज पेबल एज 20 लाख डाउन पेमेंट। 100 लाख में से 20 लाख आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी मौके के ऊपर ही आपको पे करना पड़ेगा, और बैलेंस जो 80 लाख बचता है उसको आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको बांटना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। ये ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 16 लाख की एक इंस्टॉलमेंट बनती है, 80 into 80 divided by 5. The hire vendor collected the first installment as on 31st March 2020, but could not collect second installment, which was due on 31st March 2021. The company was finalizing accounts for the year ending 31st March 2021 till 15th of May 2021, the date on which board of directors signed the accounts. The second installment was not collected. Presume IRR to be 10.42%. तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट्स कुछ पूछी गई हैं, रिक्वायरमेंट्स एक बार देख लेते हैं। What should be the principal outstanding on 1st of April 2020? Should the company recognize the finance charge for the year 2020 and 21 as income? What should be the net book value of assets as on 31st March 2021? So far, Davison Limited is concerned as per NBFC prudential norms requirement for provisioning. तो हमें यहाँ पे provision निकालनी है। What should be the amount of what should be the net book value? यहाँ पे net book value of asset हमें निकालनी है 2021 की। What should be the amount of provision to be made as per prudential norms for NBFC laid down by RBI? तो हमें provision निकालनी है according to NBFC rules। आंसर इसका देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट की ओर चलते हैं। वर्किंग नोट सबसे पहले, इट इज़ नेसेसरी टू सेग्रीगेट इंस्टॉलमेंट्स इनटू प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट इंटरेस्ट एंड कंपोनेंट। सबसे पहले तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कंपोनेंट में आप इनको डिवाइड कर दो। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के कंपोनेंट में आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो सीधे सीधे जैसे हमें क्वेश्चन ने सबसे पहले ही बता दिया था कि 80 रुपये का जो है हमारा कैश प्राइस है, तो 100 रुपये जो है हमारा इंस्टॉलमेंट वाला प्राइस है, तो 20 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करेगी सीधा सीधा। तो 80 रुपये जो बचते हैं उसमें 20 रुपये जो है हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 60 है। 80 माइनस 20 60, तो 31/3/19 को तो कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी। 31/3/20 को पहली इंस्टॉलमेंट 16 लाख की जा रही है। 16 लाख में से आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है 10.42% के अकॉर्डिंग वो है 6.25, प्रिंसिपल का पोर्शन है 9.75। 6.25 कैसे आया? 60 लाख के ऊपर आपने 10.42% अप्लाई किया, तो 6.25 आपका इंटरेस्ट निकल के आया। 16 लाख की टोटल इंस्टॉलमेंट है, इसमें से अब 6.25 आप माइनस कर दोगे तो 9.75 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। उस 9.75 को आप अपने ओपनिंग प्रिंसिपल में से माइनस कर दोगे तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 50.25। सिमिलरली आप इसको आगे आगे ऐसे करते रहोगे। 50.25 16 लाख की आपकी इंस्टॉलमेंट है, इसके ऊपर आप 10.42% लगाओगे। इस तरह से आपका ये इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का बाइफर्केशन हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। उसकी रिक्वायरमेंट थी व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1st 4/2020।
हमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बताना है 1/4/2020 को। शुड कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज ऑफ 2020 एंड 21 एज इनकम। तो सिंस द हायर परचेजर पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2020 की उसने इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। द नोशन ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2020 वॉज 50 लाख 2.5 लाख। वर्किंग नोट में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ओपनिंग जो बैलेंस है 50.25 यानी क्लोजिंग 50.25 है 31 मार्च 2020 का। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द इंस्टॉलमेंट ड्यू वाज 16 लाख हैज नॉट बीन रिसीव्ड। 16 लाख की रिसीव नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। However, it was due on 31st March 2020, that is on the balance sheet date. Therefore, it will be classified as standard asset. तो उस दिन के लिए हम इसको standard asset मानेंगे। Division Limited will recognize 5.24 lakh as interest income included in due installments as should be treated as finance charge. तो ये इसको पूरी तरह से अपनी इनकम भी रिकॉग्नाइज करेगा और इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट एज शुड बी ट्रीटेड एज फाइनेंस चार्ज। तो इसको हमारे क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा फाइनेंस चार्ज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ करेगा, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड एसेट है। स्टैंडर्ड एसेट का हम ड्यू बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकंड रिक्वायरमेंट जो हमसे पूछी थी, व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट as on 31st March 2021 so that Division Limited is concerned as per NBFC Prudential Norms requirement for provisioning। Net book value of asset देखनी है हमने 2021 की। The net book value of the asset of 2021 overdue installment, ये वो इंस्टॉलमेंट है जो हमारी ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है 16 लाख। 3 किस्तें अभी हमारी ड्यू नहीं हुई 48 लाख, तो हमारा 64 लाख जो है ड्यू खड़ा हुआ है जिस बंदे को हमने इंस्टॉलमेंट पे के ऊपर अपनी चीज दी है। उसके बाद इसमें से फाइनेंस चार्ज कितना है, फाइनेंस चार्ज नॉट मैच्योर्ड हैज नॉट क्रेडिटेड टू द P&L 4.11 2.88 1.58। ये उन्हीं का फाइनेंस चार्ज है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है इंस्टॉलमेंट, यानी ये वाली 48 लाख वाली। तो 55.49 के ऊपर हमारा जो है एक्चुअल हम इसके ऊपर हम अपनी बुक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें से हम प्रोविजन लेस करेंगे। प्रोविजन एज पर NBFC प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये हमें थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है, तो ये देखते हैं थर्ड पार्ट में जाके कैसे है। थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें प्रोविजन का अमाउंट ही पूछा है। प्रोविजन का अमाउंट उसी तरह से निकलेगा, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट 16 लाख, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई 48 लाख, उसमें से जो फाइनेंस चार्ज हमारा जो ड्यू नहीं हुआ 8.5 लाख, 55.49 लाख का जो है हमारा ड्यू अमाउंट ड्यू है जो हमारा अमाउंट, यानी कि इतना हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम अभी बुक ही नहीं कर सकते। और 48 लाख जो हमारी किस्तें हैं और उसमें से जो हमारा इंटरेस्ट है वो माइनस करके 55.49 लाख आ गया। और हमारी एसेट की जो डेप्रीशिएटेड वैल्यू है, डेप्रीशिएटेड वैल्यू इन द सेंस कि SLM लगाना है 20% के ऊपर, हमारी एसेट की वैल्यू थी 80 लैक्स और जो एसेट है 2 साल तक यूज हो चुकी है, यानी जो है हमारी 32 लाख की जो है डेप्रीशिएट हो चुकी है एसेट। तो 80 लाख में से 32 लाख माइनस किए 48 लाख आपकी वैल्यू आ गई है, और 55.49 में से 48 लाख माइनस करेंगे तो इतने की हमें प्रोविजनिंग बनानी चाहिए, क्योंकि 48 लाख हम मार्केट से रियलाइज कर सकते हैं। हमारा इतना ड्यू है बैलेंस और 48 लाख हम मार्केट से ड्यू कर सकते हैं, तो 7.49 का हमें रिस्क है, तो उतने की हम प्रोविजन बना देंगे। वही प्रोविजन हमने यहाँ से माइनस कर दी और ये 48 लाख आपका बुक वैल्यू निकल के आ गई। ये आप इसको और इसको सेम मत समझ लीजिएगा, ये बाय चांस सेम आ गए हैं, ये अलग भी हो सकते हैं। सिंस द इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹16 लाख इज नॉट पेड एंड वॉज ड्यू ऑन 31st March 2021 ओनली, द एसेट इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, देयरफॉर नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इट। इफ प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट इज मेड देन इट वुड नॉट बी क्लब्ड within the above amount and will be shown as contingent provision against the standard asset। ये according to the जो हमारा रूल है NBFCs का, उसके अकॉर्डिंग ये बात लिखी हुई है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट पर्पज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ मर्चेंट बैंकर इज ऑर्डर्ड बाय सेबी। कह रहे किन किन पर्पज की वजह से जो मर्चेंट बैंकर के रिकॉर्ड्स होते हैं, बुक्स होती हैं, वो हम इंस्पेक्ट करें, वो सेबी
क्यों ऑर्डर करता है कि उन्हें इंस्पेक्ट करना चाहिए, किन किन पर्पज़ के लिए। तो ये पर्पज़ दिए हुए हैं, टू सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द रिक्वायर्ड मैनर, कि वो बुक्स हैं जो रिक्वायरमेंट सेबी ने इशू करी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने। टू इंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन आर कंपाइल्ड विद, बिल्कुल ही सिंपल कि सेबी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर है, कई बार कंप्लेंट कर देते हैं मर्चेंट बैंकर के अगेंस्ट एंड अदर मर्चेंट बैंकर्स और एनी अदर पर्सन और एनी मैटर हैविंग बेयरिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर के ऊपर नज़र रखने के लिए, उनकी कंप्लेंट्स जो इन्वेस्टर्स या कोई और मर्चेंट बैंकर करता है वो देखने के लिए वो उनके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट सुओ मोटो इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इनटू द अफेयर्स ऑफ मर्चेंट बैंकर। तो जो इन्वेस्टर की इंटरेस्ट के लिए, उनके बिजनेस के लिए वो लोग इसको देखते हैं।